नमो नमः। नमस्कारः। मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्वर संधि भाग 7 के अंतर्गत वृद्धि संधि का अपवाद पर रूप संधि। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पूर्व रूप संधि का विस्तार से विवेचन किया है और उसी के प्रसंग में पूर्व रूप, पर रूप और अपवाद इन शब्दों का तात्पर्य भली भांति जाना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूर्व रूप संधि का वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि पर रूप संधि की भूमिका भी उसी वीडियो में है। साथ ही पर रूप संधि, जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये वृद्धि संधि का अपवाद है, तो जब तक हमें वृद्धि संधि के नियम अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक पर रूप संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले हमें वृद्धि संधि का वीडियो देखना भी परम आवश्यक है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए पहले हम जानते हैं पूर्व रूप, पर रूप और अपवाद के अर्थ की पुनरावृत्ति, क्योंकि उसे हम पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अपवाद कहते हैं उस विशेष नियम को जो किसी सामान्य या व्यापक नियम का खंडन करता है या उसके विरुद्ध होता है। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में जाना कि जब उत्तर पद का प्रथम वर्ण पूर्व पद के अंतिम वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाता है तो उसे पूर्व रूप कहते हैं, जिसको हमने विस्तार से समझा कि हरे धन अव हरेव या विष्णु धन अव विष्णु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर रूप, जिसका तात्पर्य हमने पिछले वीडियो में जाना था। मैं पुनः कह रही हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पूर्व रूप संधि का तो आप उसे अवश्य देखें, ताकि अपवाद, पूर्व रूप और पर रूप का विस्तृत विवेचन आपको ज्ञात हो सके। पर रूप के विषय में हमने पढ़ा कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाता है तो वहां पर रूप संधि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रधन एजते त्रेजते। आइए हम पूर्व रूप संधि पढ़ने के पश्चात अब पर रूप संधि का विस्तृत विवेचन करते हैं और उसकी परिभाषा देखते हैं। पर रूप संधि का सूत्र है एंगि पर रूपम, और पर रूप संधि की जो परिभाषा एनसीईआरटी इत्यादि की पुस्तकों में दी हुई है वो मैं यहाँ पर पहले बता रही हूँ। वहां लिखा है कि उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उसका पर रूप एकादेश हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पर रूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। यहाँ पर एक धातु का शब्द मैंने अपनी तरफ से लगाया है जो परम आवश्यक है। उसकी व्याख्या हम आगे करते हैं। पहले हम उदाहरण देखें कि जैसे प्रधन एजते बराबर प्रेजते और उपधन ओषति बराबर उपोषति। यहां हम यदि ध्यान से देखें तो ये जो प्र का अ है ये पूर्व पद का प्रथम वर्ण, उसके बाद एजते का ए आ रहा है तो अ के बाद ए आने पर वृद्धि होती है। यह हमने वृद्धि संधि की परिभाषा में पढ़ा था। तो यहाँ वृद्धि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है, पर ये अपवाद का नियम आया कि नहीं, उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए आए और वो ए कैसा धातु का होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर धातु का शब्द एक और यहाँ पर धातु का यहाँ पर शब्द डाला है जो परम महत्वपूर्ण है। तो ये नियम कहता है, पररूप संधि का नियम कहता है कि अ के बाद ए आए तब तो वृद्धि संधि होगी, अ के बाद उ आए तब भले ही वृद्धि संधि होगी, पर ये अ अगर उपसर्ग का है और ये ए अगर धातु का है तो वृद्धि संधि नहीं होगी। वहां पर रूप संधि का नियम लागू होगा और अ और ए मिलके वृद्धि नहीं होगी, वरन पर रूप हो जाएगा। माने पूर्व वाला वर्ण, पूर्व वाला जो स्वर है, अस्वर है, वो पर वाले ए स्वर जैसा हो जाएगा और उसमें मिल जाएगा, एक रूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्र का अ है वो उपसर्ग का अ है
और एजते का ए है वो धातु का ए है। क्षम्यताम। ये देखिए दोनों स्थितियां अगर बनती होंगी, ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती होंगी तभी पररूप संधि होगी। अगर इसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, मतलब यहाँ ए के पहले वाला अ अगर उपसर्ग का नहीं है तो भी पररूप संधि नहीं होगी, और उपसर्ग के बाद में आने वाला ए या ओ अगर धातु का नहीं है तो भी पररूप संधि नहीं होगी। तो दोनों शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली शर्त है कि धन के पहले मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए और वो पूर्व पद उपसर्ग होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि द्वितीय वर्ण माने उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए या ओ होना चाहिए, पर वो ए या ओ धातु का होना चाहिए। देखिए एंगी पररूपम की अगर हम सूत्र शैली में व्याख्या करें तो जो अनुवृत्तियां इत्यादि आती हैं उससे उपसर्ग ये परिभाषा बनती है कि आत उपसर्गात एंग धातौ पूर्व परयोः एकम परम। आत उपसर्गात माने उपसर्ग के अ के परे, पंचमी लगी है यहाँ, है ना, अ शब्द की पंचमी में आत बनेगा। उपसर्ग के अ के बाद, ये जो हमने यहाँ पढ़ा, उपसर्ग के अ के पश्चात यदि एंग धातु, एंग धातु आने पर, यहाँ सप्तमी है, एंग धातु माने ए और ओ से शुरू होने वाली धातु, मतलब धातु का ए या ओ आने पर पूर्व परयोः, पूर्व और पर माने अ और ए या अ और ओ दोनों के स्थान पर पूर्व परयोः, पूर्व और पर को एकम पर रूपम, एक पर रूप आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। एकारांत और एक ओकारांत धातुएं भी थोड़ी सी हैं, और अकारांत, अरे एकारांत ओकारांत ने ए से शुरू होने वाली और ओ से शुरू होने वाली धातुओं की संख्या भी सीमित है, और अकारांत उपसर्ग भी सीमित है। जो 22 उपसर्ग है हमारे, उन 22 उपसर्गों पर यदि हम दृष्टि डालें तो सारे उपसर्ग, कोई आकारांत है, कोई उकारांत है, कोई इकारांत है, कोई हलंत भी है, तो केवल 4 उपसर्ग हमें ऐसे दिखते हैं, प्र, अप, अव और उप। ये 4 ही उपसर्ग अकारांत है, बाकी सारे उपसर्ग अन्य स्वरांत या अन्य हलंत है। इसलिए इन 4 के प्रसंग में ही यह पररूप संधि की स्थिति बनेगी। चलिए इसको हम और अच्छी तरह से अगली स्लाइड में समझते हैं। पहले हम वृद्धि संधि को देखें, मूल नियम को देखें, उसके बाद हम अपवाद के नियम को भली भांति समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधन एजते हुआ, अ के बाद ए आया और आई नहीं हुआ, क्योंकि हमारी वृद्धि संधि कहती थी कि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि ए आए या आई आए तो दोनों मिलाकर आई हो जाता है। इसी तरह ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि ओ आए या औ आए तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है। तो यहाँ स्थिति नहीं बनी, अ के बाद ए आ रहा है, अ के बाद ए आ रहा है, पर यहाँ आई नहीं हुआ, क्योंकि ये अपवाद का नियम यहाँ पर लागू हो गया। कैसे लागू हो गया कि ये जो प्र का अ है ये उपसर्ग का अ है, और एजते का जो ए है, ये एजते का जो ए है ये धातु का ए है। तो जैसे ही ये दोनों स्थितियां, दोनों शर्तें पूरी हुई कि उपसर्ग के अ के पश्चात यदि धातु का ए आता है तो ये दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। मतलब इस प्र का जो अ है वो पररूप हो गया, माने ए जैसा होकर उसके साथ मिल गया, और फिर जब यहाँ केवल प्र बचा और यहाँ एजते बचा, प्र हलंत बचेगा, तो उस हलंत प्र में जब ए जुड़ा तो शब्द बनेगा प्रेजते। देखिए यहाँ पर हम वृद्धि संधि के उदाहरण से भी इस बात को समझते हैं। वृद्धि संधि कहती है कि अ के बाद ए आए तो आई हो जाता है। ये देखिए अ के बाद ए आए तो आई हो जाता है। जैसे मम धन एव और शब्द बना है ममैव, आई हो गया। या अ के बाद
ओ आए तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है। जैसे जल अ, धन ओ घ और शब्द बना जलौघ। पर रूप संधि में देखिए दीर्घ आ या ऐ और औ, इनके लिए कोई नियम नहीं है। ये अगर आते हैं तब तो वृद्धि संधि का ही प्रसंग बनेगा, यह आने पर पर रूप संधि नहीं होगी। पर रूप संधि में केवल दो ही स्थितियां चाहिए उनको, अ के बाद ए और अ के बाद ओ। पर ये अ और ए या अ और ओ भी सशर्त चाहिए कि ये जो अ है पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण अ है वो उपसर्ग का होना चाहिए, और जो ए है वो धातु का होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी, यही स्थितियां यहां भी होंगी, अ और ओ के बाद अ जो है वो उपसर्ग का होना चाहिए और ये जो ओ है ये धातु का होना चाहिए। ये दोनों शर्तें जब पूरी होंगी तो ये आई नहीं होगा, ये वृद्धि संधि नहीं होगी। यहाँ वृद्धि संधि देखिए, यहाँ दोनों जगह ये जो मम था ये उपसर्ग का अ नहीं था, ये जो एव था ये धातु का ए नहीं था, इसलिए मई हुआ। जल औघ में भी जो जल का अ था वो उपसर्ग का अ नहीं था, और ओघ का ओ ये धातु का ओ नहीं था, इसलिए यहाँ वृद्धि संधि हुई। पर ये जो अगले दो उदाहरण है प्रधन एजते में ये वाला नियम लागू हो रहा है पर रूप संधि का, कि ये जो प्र का अ है ये उपसर्ग का अ है और एजते का जो ए है वो धातु का ए है, इसलिए यहाँ पर रूप संधि का नियम लागू हुआ। एंग पर रूपम, कि एंग परे रहने पर अकारांत उपसर्ग के बाद एंग परे रहने पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। तो प्रधन एजते बना प्रेजते, यहाँ पर प्रजते नहीं बना प्रेजते बना। इसी तरह उपधन ओषति उपोषति, यहाँ पर भी वही स्थितियां लागू हो रही है। उप जो है वो अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग का अ है यहाँ उप में, और ओषति का जो ओ है वो धातु का ओ है। तो अकारांत उपसर्ग और धातु का ओ ये दोनों आपस में जब टकराए या दोनों आपस में जब इनकी संधि होने का प्रसंग आया तो ये जो अ है वो पर रूप हो गया और शब्द बना उपोषति। चलिए इसको हम और अच्छी तरह अगली स्लाइड में समझते हैं। यहाँ देखिए प्रधन एजते और हमने किया प्रेजते, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पर फिर से और एक बार क्लियर हम कर लेते हैं कि ये देखिए प्र के बाद प्र के अ के बाद एजते का ए आ रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि कार्य होना चाहिए था, वृद्धि कार्य होता तो यहाँ प्रजते बनता, पर वही स्थिति आई कि यहाँ एंगी पर रूपम नियम लगा कि जो प्र है वो उपसर्ग का अ है, प्र का अ जो है वो उपसर्ग का अ है और एजते का ए है वो धातु का ए है। तो यहाँ वृद्धि संधि का खंडन हो गया, एक अपवाद का सूत्र आया एंगी पर रूपम। तो ये जो प्र में स्थित अ था उसकी स्थिति ए में मिल गई, माने प्र का अ जो है वो ए में जाके मिल गया, ये प्र का जो अ था वो ए में जाके मिल गया और यहाँ बचा केवल प्र हलंत, और फिर इस प्र में ये ए जुड़ा तो शब्द बन गया प्रेजते, और ये प्रजते नहीं बनेगा। और अच्छे समझिए कि अ और ए दिन इन दोनों के स्थान पर रूप ए एकादेश हो गया और यहाँ पर अ की सत्ता समाप्त हो गई, अ की सत्ता बची ही नहीं। आशा है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं लाइक करना कमेंट्स करना, इसलिए मैं वीडियो के बीच में ही कह रही हूँ कि आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए और लाइक करने के साथ ही अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अब देखिए हम वृद्धि संधि और
पर रूप संधि दोनों की आपस में तुलना करने के बाद पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि इन दोनों की भी आपस में तुलना करते हैं, क्योंकि ये दोनों संधियां काफी मिलती जुलती हैं। हमने पूर्व रूप संधि और कंफ्यूजन पैदा कर दी, दोनों बिल्कुल उल्टी हैं एक दूसरे की, इसलिए भ्रम पैदा होता है, ऐसा लगता है कि मिलती जुलती। देखिए, हमने पूर्व रूप संधि को पढ़ा था, तब हमने देखा था कि पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आता है तो ये वाला जो अ है वो ओ जैसा हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। ये अ बदल जाता है ए और ओ में बदल के एकाकार हो जाता है उनके साथ। जैसे हमने पढ़ा था वृक्षेधन अपि, तो ये अ जो है ए में समा गया और शब्द बना वृक्षेपी। या हमने पढ़ा विष्णोधन अव, तो ये जो अ था ये ओ जैसा हो गया, पूर्व रूप हो गया और पूर्व रूप इसमें जाके समा गया और शब्द बना विष्णु। इसका विस्तृत विवेचन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और पररूप संधि में इसकी ठीक उल्टी स्थिति है। यहाँ पर पहले अ था, यहाँ पर पहले ए ओ था, बाद में अ था पूर्व रूप संधि में। पररूप संधि में पूर्व पद में अ है और उत्तर पद के आदि में ए ओ है, पर वो सशर्त है। यहाँ शर्त थी केवल पदांत ए ओ की और यहाँ कोई शर्त नहीं थी, अ कोई सा भी हो सकता था। पर यहाँ पूर्व रूप और मतलब पूर्व का पद और उत्तर का पद दोनों के जो मिलने वाले स्वर हैं, माने पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों सशर्त हैं। माने ये वाला अ जो है ये उपसर्ग का अ होना चाहिए और ये ए ओ जो है वो धातु के होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो बदलता यही वाला अ है, मतलब अ ही बदलता है। ये अ जो है वो पर रूप हो जाता है। ये पर में रहता है तो पूर्व जैसा हो जाता है, ये पूर्व में रहता है तो पर जैसा हो जाता है। मतलब अ को बदलना है, अगर वो पहले होगा तो भी ए ओ हो जाएगा और अगर वो बाद में होगा तो भी ए ओ हो जाएगा। जब वो बाद में होगा और पूर्व जैसा हो जाएगा तो पूर्व रूप संधि होगी, और जब वो पर पूर्व में होगा और पर जैसा हो जाएगा, माने बाद वाले ए ओ जैसा हो जाएगा, तो पर रूप संधि होगी। उदाहरण हम कई देख चुके हैं, फिर से देखिए। ये जो प्र का अ है वो ए जैसा हो गया तो पर रूप संधि हो गई प्रेजते। एक और उदाहरण देख लें हम। उपधन ओषति उपोषति, उप धन ओषति उपोषति बना। ये जो अ है ये ओ जैसा हो गया, पर का रूप इसने धारण कर लिया, आने वाले अगले स्वर का रूप धारण कर लिया और यहाँ पर संधि हुई पर रूप संधि। ये हम पर रूप संधि के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, प्रधन ए जते बराबर प्रेजते, प्रधन ए शयति बराबर प्रेषयति, उपधन ए ही उपे ही, उपएजते उपेजते, प्रओषति प्रोषति, उपओषति उपोषति, अवएहि अवेहि और प्रएषणम प्रेषणम। यहाँ ध्यान से देखिए कि अ के बाद ए आ रहा है, वृद्धि संधि का प्रसंग बन रहा है, पर ये अ और ए दोनों एक विशेष नियम के अंतर्गत शर्त को पूरी करते हैं। मतलब ये सारे अ, इन सभी उदाहरणों में जितने भी अ हैं वो उपसर्ग के अंत में है, और इन द्वितीय पद में उत्तर पद में जितने भी ए या ओ हैं वो सारे धातु के हैं, धातु के पूर्व पद हैं। इसलिए यहाँ पर रूप संधि का नियम लागू होता है और वृद्धि संधि का खंडन होता है। वरना यहाँ सब जगह ऐ की मात्रा होती या औ की मात्रा होती, प्रैजति प्रैषयति ऐसा बनता है यदि वृद्धि संधि लगती तो। पर यहाँ पर रूप संधि का नियम लगा है, इसलिए प्रेजते प्रेषयति उपेहि उपेजते प्रोषति उपोषति अवेहि और प्रेषणम आदि शब्द बने। आशा है आपको पर रूप संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम
एक अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय संस्कृतम, जयतु